अगर तुम सोचते हो कि तुम अपने फैसले खुद लेते हो, तो शायद यही सबसे बड़ा भ्रम है जिसमें तुम जी रहे हो। हम में से ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि हमारी सोच हमारी है, कि हम जो महसूस करते हैं, जो चाहते हैं, जो निर्णय लेते हैं, वो सब हमारे अंदर से आता है। लेकिन हकीकत इससे बहुत अलग है। तुम्हारा मस्तिष्क एक ऐसे सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है जिसे बाहर की दुनिया से लगातार प्रोग्राम किया जा रहा है। विज्ञापन, रिश्ते, सोशल मीडिया, संवाद, ये सब तुम्हारी सोच को हर दिन चुपचाप बदल रहे हैं और तुम्हें पता तक नहीं चलता। परसेप्शन इज नॉट रियलिटी, इट्स अ कंस्ट्रक्शन। तुम जो देख रहे हो वह वास्तविकता नहीं है, वह सिर्फ एक संस्कृत संस्करण है जिसे तुम्हारा दिमाग फिल्टर करता है। विजुअल क्यूज, कॉन्टेक्स्ट, एक्सपेक्टेशंस, ये सब मिलकर परसेप्शन बनाते हैं। मकर्क इफेक्ट इसका एक उदाहरण है, जहां आंखें कानों को धोखा देती है। तुम कुछ सुनते हो, लेकिन अगर दृश्य बदल जाए तो वही आवाज कुछ और लगती है। सुनने की प्रक्रिया भी तब तक सच नहीं होती जब तक उसे देखने की मंजूरी न मिले। फ्रीक्वेंसी इल्यूजन। तुम वो देखते हो जो तुम सोचते हो। एक बार जब किसी चीज को लेकर तुम्हारा ध्यान बढ़ता है, जैसे एक नया शब्द, एक नंबर या कोई सोशल ट्रेंड, तो वो हर जगह दिखने लगता है। बादर माइनहोफ फिनोमेनन या फ्रीक्वेंसी इल्यूजन तुम्हें ये यकीन दिलाता है कि अब ये चीजें ज्यादा हो गई हैं, जबकि असल में वो हमेशा से वही थी। ये तुम्हारे परसेप्शन की भयानक कमजोरी है, जहां ध्यान ही तुम्हारा नया सत्य बन जाता है। ब्रेन शॉर्टकट्स। बचपन से इंसान आलसी सोच वाला होता है। तुम्हारा दिमाग लॉजिकल नहीं है, ये सिर्फ तेज और आसान रास्ता ढूंढता है। ये सिस्टम वन थिंकिंग कहलाता है। ऑटोमेटिक, इंस्टेंट, इम्पल्सिव। जब कोई तुमसे कहता है 90% सर्वाइवल चांस है, तुम खुश हो जाते हो। लेकिन जब वही कहा जाए 10% डेथ चांस है, तो डर लगने लगता है। ये है फ्रेमिंग इफेक्ट, जहां एक ही बात अलग तरह से पेश करके तुम्हारी पूरी सोच मोड़ दी जाती है। बार्नम इफेक्ट। जब हर कोई सोचता है कि ये मेरे लिए ही लिखा है। तुमने कभी अखबार में लिखा, राशिफल पढ़ा है, और सोचा ये तो मेरी लाइफ है? या फिर किसी टेस्ट ने तुम्हें बताया कि तुम क्रिएटिव थिंकर हो और तुमने मान लिया। बार्नम इफेक्ट तुम्हारे सेल्फ अवेयरनेस के इल्यूजन पर हमला करता है। जेनरिक बातें इतनी वेग होती है कि हर कोई उनमें खुद को ढूंढ लेता है, और जब ऐसा होता है तुम वल्नरेबल हो जाते हो। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। तुम्हारी उम्मीदें ही तुम्हारा भविष्य बनाती है। अगर तुम मान लेते हो कि तुम फेल हो जाओगे, तो तुम सच में फेल हो सकते हो। अगर तुम सोचते हो कि कोई रिश्ता बर्बाद होने वाला है, तो तुम खुद उसे बर्बाद कर दोगे। रॉबर्ट रोजेंथॉल के एक्सपेरिमेंट ने यह साबित किया कि सिर्फ टीचर की सोच बच्चे के पूरे एकेडमिक परफॉर्मेंस को बदल सकती है। इस ट्रिक को हर जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। रिलेशनशिप, करियर, हेल्थ। तुम्हारा मन जैसा सोचता है, शरीर उसी दिशा में चलने लगता है। द स्लीपर इफेक्ट। बार बार सुनोगे तो झूठ भी सच लगेगा। तुमने कोई झूठी बात एक बार सुनी, रिजेक्ट कर दी, लेकिन वही बात बार बार कही जाए तो तुम धीरे धीरे उसे सच मानने लगते हो। राजनीति में, विज्ञापन में, अफवाहों में यही तरीका चलता है। कहते रहो, लोग मान लेंगे। स्लीपर इफेक्ट यही दिखाता है कि इंसान कंटेंट भूल सकता है, पर भावना याद रखता है। प्राइमिंग। जब तुम्हारे डिसीजंस तुमसे पहले हो चुके होते हैं, तुम सोचते हो कि तुमने सोच समझकर निर्णय लिया, लेकिन हो सकता है वो निर्णय पहले ही तय हो चुका हो। बैकग्राउंड म्यूजिक, वर्ड सिलेक्शन, इमेज कलर, सब तुम्हारे सबकॉन्शियस को प्राइम करते हैं। सुपरमार्केट में फूल या बेकरी की खुशबू तुम्हारे दिमाग को खुश प्राइमिंग देती है, ताकि तुम ज्यादा खर्च करो। तुम्हारा दिमाग हर शब्द, रंग, मूड से जुड़ी एसोसिएशन से बना है, और यही एसोसिएशंस तुम्हारे डिसीजंस को डायरेक्शन देती है। फॉल्स मेमोरी इफेक्ट। जब तुम्हारी यादें भी तुम्हें धोखा देती है, तुम्हारा मस्तिष्क कैमरा नहीं है। हर बार जब तुम किसी मेमोरी को रिकॉल करते हो, तुम असल में उसे एडिट कर रहे होते हो। एलिजाबेथ लॉफ्टस ने यह साबित किया
कि एक सिंपल लीडिंग क्वेश्चन जैसे कार ने कितनी स्पीड से टक्कर मारी यादों को बदल सकता है। तुम जो सोचते हो कि हुआ था, जरूरी नहीं कि वो असल में हुआ हो। सोशल प्रेशर एंड बाईस्टैंडर इफेक्ट। तुम भीड़ में खड़े हो, कोई गिरता है, मदद चाहिए। तुम सोचते हो कोई और करेगा, पर जब सब यही सोचते हैं, कोई नहीं करता। यह है बाईस्टैंडर इफेक्ट। ग्रुप डायनामिक्स तुम्हें पैसिवनेस में डाल देती है। दूसरी तरफ, जब तुम देखते हो कि सब लोग कुछ कर रहे हैं, तुम भी करने लगते हो। सोशल प्रूफ दिखाता है कि हम हर्ड एनिमल्स हैं। हम फॉलो करते हैं, सोचते नहीं। हुक एंड ट्रैप। वो फ्री ट्रायल जो ऑटो रिन्यू हो गया, वो डोनेशन की रिक्वेस्ट जिसने गिल्ट में डाल दिया, वो वीडियो जिसकी थंबनेल पर लिखा था ओनली 1% विल अंडरस्टैंड। ये सब वही साइकोलॉजिकल हथियार है जो बार बार सटल तरीकों से इस्तेमाल हो रहे हैं। कंक्लूजन, ये वीडियो एक आईना है जो तुम्हें दिखाएगा कि तुम्हारा दिमाग कितना प्रिडिक्टेबल है। तुम जिस रियलिटी में जीते हो, वो रियलिटी नहीं, एक इल्यूजन है। और अगर तुम इन ट्रिक्स को पहचानने लगे, तो तुम आजाद हो सकते हो। चैप्टर 1, इल्यूसरी ट्रूथ इफेक्ट प्लस मियर एक्सपोजर इफेक्ट। अगर तुमने कोई बात बार बार सुनी है, तो संभावना है कि अब तुम उसे सच मान चुके हो। यह इंसान की सोच की सबसे घातक कमजोरियों में से एक है। बार बार सुनाई गई चीजें सच लगने लगती है, चाहे वो पूरी तरह से झूठ क्यों ना हो। इसे मनोविज्ञान में कहा जाता है इल्यूजरी ट्रूथ इफेक्ट। यह प्रभाव पहली बार 1970 में हेशर, गोल्डस्टीन और टोपिनो द्वारा शोध में सिद्ध हुआ। उन्होंने पाया कि जब प्रतिभागियों को एक ही झूठी जानकारी दोहराई गई, तो उन्होंने उसे कहीं अधिक सत्य माना बनिस्बत उन तथ्यों के जिन्हें वे पहली बार सुन रहे थे। यह सिद्ध करता है कि हमारा दिमाग रेपिटिशन को क्रेडिबिलिटी से जोड़ने लगता है। अब सोचो, जब यही तकनीक मीडिया, राजनीति, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और ब्रांडिंग द्वारा इस्तेमाल की जाती है, तो इंसान की सोच कितनी आसानी से मोल ली जा सकती है। रेपिटिशन ब्रीड्स क्रेडिबिलिटी। मानव मस्तिष्क जानकारी के दोहराव को एक संकेत के रूप में लेता है कि यह बात विश्वसनीय है। जैसे ही कोई बात कई बार हमारे सामने आती है, हमारा दिमाग उसे ज्यादा फ्लुएंटली प्रोसेस करता है। इस प्रोसेसिंग की फ्लुएंसी को दिमाग सत्यता समझ लेता है। इसे एक उदाहरण से समझो। पहली बार तुमने सुना कि एक विशेष खाने का आइटम सेहत के लिए खतरनाक है। तुमने इस पर शक किया। दूसरी बार वही बात किसी और ने कही। अब तुम्हें लगा कि इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है। तीसरी बार तुमने यह पढ़ा। अब तुम इसे बिना जांचे सच मानने लगे। यहां सच्चाई से ज्यादा असर उस रेपिटिशन का है जिसने तुम्हारे भीतर फेमिलियरिटी और ट्रस्ट पैदा कर दी। फेमिलियरिटी ओवर ट्रूथ। मीर एक्सपोजर इफेक्ट इस बात को और गहरा करता है। यह प्रभाव कहता है कि जितनी बार हम किसी चीज को देखते हैं, उतनी ही बार हमें वह चीज ज्यादा पसंद आने लगती है, चाहे हमारे पास कोई तार्किक कारण न भी हो। यह नियम शब्दों, चेहरों, विचारों, प्रतीकों और यहां तक कि झूठी धारणाओं पर भी लागू होता है। ब्रांडिंग में यही कारण है कि एक लोगो, एक स्लोगन, एक जिंगल बार बार दिखाया या सुनाया जाता है। इसका उद्देश्य तुम्हारी क्रिटिकल सोच को बाईपास करके एक आरामदायक पहचान बनाना है, जो धीरे धीरे ट्रूथ की जगह ले लेती है। वाई द ब्रेन प्रिफर्स द नोन। तुम्हारा दिमाग एवोल्यूशनरी रूप से डिजाइंड है कि वह नोन को सेफ माने और अननोन को थ्रेट। इसलिए जो चीजें बार बार दिखाई जाती है, उन्हें सबकॉन्शियस लेवल पर परिचित माना जाता है और परिचित चीजें ज्यादा सुरक्षित लगती है। यही कारण है कि कई बार लोग झूठे नेताओं, झूठी खबरों या झूठे नैरेटिव को सच मानकर उनका समर्थन करते हैं, क्योंकि वो नैरेटिव बार बार उनके सामने रखा गया था। यह सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर नहीं, बल्कि सामाजिक स्तर पर भी माइंड कंट्रोल का सबसे कारगर हथियार है। प्रोपेगेंडा एंड पॉलिटिकल लाइज। जब कोई राजनेता एक झूठी बात को बार बार दोहराता है, तो वह जनता की सोच को उस दिशा में झुका सकता है
जहां से वापसी मुश्किल होती है। युद्धों में, राजनीतिक प्रचार में, धार्मिक कट्टरता में इस एक ट्रिक का सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ है। रिपीट अ लाई ऑफ्टन इनफ एंड इट बिकम्स द ट्रूथ। ये कथन सिर्फ कहावत नहीं, एक गहन मनोवैज्ञानिक रणनीति है। द रोल ऑफ सोशल मीडिया। आज का सोशल मीडिया इस प्रभाव को कई गुना बढ़ा देता है। अगर तुम्हें किसी वीडियो पर 100 के लाइक्स और 10 के शेयर दिखते हैं, तो तुम्हें लगता है ये बात सही होनी चाहिए, इतने लोग इसे फॉलो कर रहे हैं। यहाँ दो प्रभाव एक साथ काम कर रहे होते हैं। फैमिलियरिटी, बार बार दिखना। सोशल प्रूफ, भीड़ का सहारा। इस तरह से किसी भी झूठ को बीम कल्चर, ट्रेंड्स, रील्स और क्लिकबेट के जरिए वायरल किया जा सकता है। और जब वह वायरल हो गया, तो वह सत्य बन गया। मार्केटिंग, टर्निंग लाइज इनटू ट्रस्ट। जब कोई ब्रांड बार बार कहता है कि हम नंबर वन है या डॉक्टर्स रिकमेंड दिस, तो तुम्हारा दिमाग सवाल पूछना बंद कर देता है। तुम वही जिंगल सुनते सुनते उस ब्रांड से इमोशनली जुड़ जाते हो। तुम्हें लगता है ये तो मेरे बचपन से चला आ रहा है, ये तो सही ही होगा। यही कारण है कि इमोशनल नॉस्टैल्जिया और रेपिटेटिव स्लोगन्स मार्केटिंग का सबसे खतरनाक हथियार है। रिलेशनशिप एंड फेमिलियरिटी। ये ट्रिक सिर्फ विज्ञापन या राजनीति में नहीं, बल्कि रिश्तों में भी काम करती है। कई बार टॉक्सिक रिश्ते सिर्फ इसलिए चलते रहते हैं क्योंकि वह व्यक्ति तुम्हारे लिए परिचित हो गया है। तुम जानते हो वो इंसान तुम्हारे लिए अच्छा नहीं, फिर भी तुम उसमें कंफर्ट ढूंढते हो क्योंकि तुम्हारा दिमाग अनफैमिलियर पेन से ज्यादा फैमिलियर पेन को स्वीकार करता है। इस स्तर पर फेमिलियरिटी एक साइकोलॉजिकल ट्रैप बन जाता है जहां तुम बदलाव से डरने लगते हो। ब्रेकिंग द इल्यूजन। इस इल्यूजन से बाहर निकलने का पहला कदम है इसे पहचानना। जब भी कोई बात बार बार कही जाए या बार बार दिखाई जाए, खुद से पूछो, क्या ये मैंने खुद वेरीफाई किया है? क्या मैं सिर्फ इसलिए मान रहा हूं क्योंकि ये बार बार कहा गया है? क्या मेरा दिमाग सच को जांच रहा है या सिर्फ आराम चाहता है? ज्यादातर बार जवाब अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन यही डिस्कंफर्ट मानसिक स्वतंत्रता का पहला संकेत है। कंक्लूजन। कॉग्निटिव मैनिपुलेशन थ्रू फेमिलियरिटी यानी परिचय के जरिए मानसिक नियंत्रण एक खामोश लेकिन बेहद शक्तिशाली हथियार है। यह तुम्हारे निर्णयों, पसंदों, संबंधों और विश्वासों की बुनियाद पर वार करता है। और सबसे खतरनाक। चैप्टर 2, द माइंड्स ऑब्सेशन विथ इनकम्प्लीशन। ज़ाइगार्निक इफेक्ट। मानव मस्तिष्क के लिए अधूरी चीजें असहनीय होती है। अगर तुमने कभी किसी अधूरे गाने की धुन को बार बार दोहराते हुए पाया है, अगर कोई अधूरी बातचीत तुम्हारे ज़हन में घंटों या दिनों तक घूमती रही है, या फिर कोई अधूरा लक्ष्य तुम्हें नींद में भी परेशान करता है, तो समझ लो कि तुम ज़ाइगार्निक इफेक्ट का शिकार हो। यह प्रभाव बताता है कि अधूरी गतिविधियां हमारे मस्तिष्क में पूरी होने वाली गतिविधियों से कहीं अधिक जगह घेरती है। हमारा दिमाग अधूरे कार्यों को प्रायोरिटी देता है, उन्हें दोहराता है और हमें तब तक बेचैन करता है जब तक हम उसे पूरा न कर लें। मनोवैज्ञानिक उत्पत्ति। 1927 में ब्लूमा ज़ाइगार्निक, एक सोवियत मनोवैज्ञानिक, ने यह प्रभाव पहली बार वर्णित किया। उसने यह देखा कि एक वेटर को अधूरी ऑर्डरें पूरी हुई ऑर्डरों की तुलना में ज्यादा अच्छे से याद थी, पर जैसे ही वह ऑर्डर पूरी हो जाती थी, उसकी स्मृति भी फीकी पड़ने लगती थी। यह परिणाम दर्शाता है कि हमारा दिमाग अधूरी चीजों को ओपन लूप की तरह संभालता है, जिन्हें तब तक बंद नहीं किया जा सकता जब तक वो पूरे न हो जाए। मानसिक अधूरापन और बेचैनी। ज़ाइगार्निक इफेक्ट सिर्फ याददाश्त का विषय नहीं है, यह मानसिक शांति से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जब कोई काम अधूरा होता है, तो मस्तिष्क उसे अनफिनिश्ड टैग के साथ संजो कर रखता है। वह बार बार उसी लूप में लौटता है, जिससे तनाव, बेचैनी और ध्यान भटकने जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। यह अधूरापन कई रूपों में आता है। अधूरी बातचीत, अधूरी पुस्तक, अधूरा प्रोजेक्ट, अधूरा झगड़ा,
अधूरा लक्ष्य, हर अधूरी चीज हमारे मस्तिष्क को एक रिमाइंडर की तरह छेड़ती रहती है। मार्केटिंग में अधूरापन एक हथियार है। टेलीविजन शोज में सीजन के अंत में क्लिफ हैंगर छोड़ा जाता है ताकि दर्शक अगली कड़ी देखने के लिए मजबूर हो जाएं। ई कॉमर्स साइटें योर कार्ट इज वेटिंग जैसी अधूरी सूचनाएं भेजती है। वीडियो गेम्स आपको लेवल अधूरा छोड़ने नहीं देते क्योंकि तुम क्लोजर के लिए साइकोलॉजिकली बाउंड हो जाते हो। यह एक हुक बन जाता है। अधूरेपन की बेचैनी को राहत देने के लिए तुम बार बार उन्हीं प्लेटफॉर्म्स पर लौटते हो। जाइगरनिक और प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी की दुनिया में यह प्रभाव शक्तिशाली उपकरण के रूप में देखा जाता है। जब कोई व्यक्ति सिर्फ किसी काम की शुरुआत कर देता है, वह उसे अधूरा नहीं छोड़ पाता। स्टार्ट स्मॉल टेक्निक इसी सिद्धांत पर काम करती है। जैसे ही तुम किसी कार्य को शुरू करते हो, दिमाग उस कार्य को ओपन लूप के रूप में ट्रैक करने लगता है और तब तक परेशान करता है जब तक वह लूप बंद न हो जाए। इसीलिए कई बार कार्य शुरू करना ही सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है। रिश्तों में अधूरी बातें, इमोशनल क्लोजर न मिलना एक संबंध का सबसे गहरा घाव बन जाता है। जब कोई रिश्ता बिना एक्सप्लेनेशन के खत्म हो जाए, तो उस अधूरे संवाद की गूंज लंबे समय तक रहती है। तुम सोचते रहते हो, क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या मेरी गलती थी? यही प्रश्न तुम्हारे दिमाग में लूप की तरह घूमते रहते हैं। क्लोजर, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, मानसिक संतुलन के लिए आवश्यक होता है। मानसिक थकावट और ओपन लूप्स, मल्टीपल अनफिनिश्ड टास्क्स हमारे मस्तिष्क में कई ओपन टैब्स की तरह होते हैं। हर टैब थोड़ा ध्यान, थोड़ा मानसिक ऊर्जा खींचता रहता है। जब ये टैब्स ज्यादा हो जाते हैं, ध्यान भटकता है, मेमोरी कमजोर होती है और डिसीजन मेकिंग प्रभावित होती है। इसका प्रभाव मॉडर्न वर्क कल्चर में स्पष्ट दिखता है। कांस्टेंट नोटिफिकेशंस, हाफ रीड ईमेल्स, इनकम्प्लीट असाइनमेंट्स, ये सब मिलकर अटेंशन कोलैप्स की स्थिति बना देते हैं। डिजाइन और यूजर एक्सपीरियंस में उपयोगकर्ता अनुभव यूएक्स डिजाइन में ज़ेगर्निक इफेक्ट का भरपूर प्रयोग होता है। प्रोग्रेस बार्स, इनकम्प्लीट फॉर्म सेक्शंस, टास्क चेकलिस्ट्स, ये सब यूजर को एक्शन लेने के लिए साइकोलॉजिकली तैयार करते हैं। अगर तुमने कभी देखा हो कि कोई प्रोग्रेस बार 90% तक पहुंच गया है, तो तुम अंदर से कंपेल्ड महसूस करते हो कि बाकी 10% भी पूरा कर दूं ताकि अधूरापन खत्म हो। समाचार और सूचना अधूरापन, ब्रेकिंग न्यूज का ढांचा भी इसी आधार पर काम करता है। एक हेडलाइन दिखती है, बड़े अभिनेता की अचानक मौत, कारण अज्ञात। तुम क्लिक करते हो क्योंकि जानकारी अधूरी है। क्लिकबेट टाइटल्स, थंबनेल्स, पार्ट 2 कमिंग सून, सब ओपन लूप के साइकोलॉजिकल भूख का इस्तेमाल करते हैं। मानसिक शांति और अधूरेपन से मुक्ति। अगर तुम हर अधूरी चीज का पीछा करते रहो, तो तुम कभी भी मानसिक शांति नहीं पा सकोगे। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है कि तुम दो काम करना सीखो। एक, हर चीज पूरी करने की जरूरत नहीं है। कुछ अधूरी चीजें जानबूझकर छोड़ना भी आवश्यक है। दो, जिन्हें पूरा करना है, उन्हें स्ट्रक्चर्ड लिस्ट में बंद करके प्रायोरिटाइज करना चाहिए ताकि दिमाग को लग सके कि ये लूप कंट्रोल में है। टू डू लिस्ट, जर्नलिंग, क्लोजर कॉन्वर्सेशंस, ये टूल्स तुम्हारे मस्तिष्क को क्लोजर की आभास दिलाते हैं। कंक्लूजन, ज़ेगर्निक इफेक्ट दर्शाता है कि अधूरेपन की शक्ति कितनी ज्यादा है। हमारी सोच, भावना और व्यवहार सब उस एक अधूरे लूप की कैद में आ सकते हैं जिसे हमने कॉन्शियसली पहचाना ही नहीं। ये प्रभाव सटल है, लेकिन इसका तो प्रभाव गहरा है। जब भी तुम्हारा दिमाग किसी बात को बार बार दोहराए, रुक कर देखो, कहीं वो अधूरी तो नहीं। चैप्टर 3, द पावर ऑफ रिवर्स्ड इंटेंशन, रिवर्स साइकोलॉजी प्लेस रिएक्टेंस थियरी। अगर कोई तुमसे कहे ये काम मत करना, तो क्या तुम्हारे अंदर तुरंत उसे करने की इच्छा जागती है? अगर हां, तो यह तुम्हारी कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारी मानसिक संरचना है। इंसान के मस्तिष्क में स्वतंत्रता की एक गहरी प्यास होती है, और जब कोई उसे प्रतिबंधित करता है, तो वह भीतर से विद्रोह करने लगता है। इसी मानसिक प्रतिक्रिया को
मनोविज्ञान में कहा जाता है रिएक्टेंस थ्योरी। और जब इस प्रतिक्रिया को जानबूझकर सक्रिय किया जाता है तो उसे कहते हैं रिवर्स साइकोलॉजी। यह अध्याय उसी विद्रोही मन की गहराइयों में उतरता है जिसे मैनिपुलेट करने के लिए पूरी इंडस्ट्रीज खड़ी है। रिलेशनशिप से लेकर मार्केटिंग तक, बच्चों की परवरिश से लेकर पॉलिटिकल माइंड कंट्रोल तक, मनोवैज्ञानिक जड़ें। रिएक्टेंस थ्योरी को 1966 में जैक ब्रेम ने प्रस्तुत किया था। इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई व्यक्ति महसूस करता है कि उसकी स्वतंत्रता या विकल्प छीना जा रहा है तो उसके अंदर एक मानसिक दबाव पैदा होता है। वह उसी कार्य को करने की ओर झुकता है जिसे उससे रोका गया हो। यह प्रतिक्रिया स्वाभिमान से अधिक स्वाधीनता की रक्षा के लिए होती है। यही कारण है कि एक बच्चा जो बिल्कुल भी आइसक्रीम नहीं चाहता था वह अचानक आइसक्रीम के लिए जिद करने लगता है जब उससे कहा जाए ये तुम्हारे लिए नहीं है। यह मनोवैज्ञानिक विद्रोह कभी पैसिव होता है, कभी अग्रेसिव, लेकिन इसका प्रभाव गहरा होता है। मत करो, जरूर करो। रिवर्स साइकोलॉजी का सबसे सीधा और सामान्य रूप यही है। अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को न करे तो उस पर रोक लगाओ और वह उसे करने लगेगा। यह तकनीक जितनी सरल लगती है उतनी ही खतरनाक भी है क्योंकि यह आपके मस्तिष्क के स्वायत्त नियंत्रण पर हमला करती है। तुम सोचते हो कि तुम निर्णय ले रहे हो, पर वास्तव में तुम्हारा निर्णय प्रतिक्रिया है किसी सीमित आजादी के विरुद्ध। इसे सटल रूप में उपयोग किया जाए तो सामने वाला यह भी नहीं समझ पाता कि उसके साथ मानसिक चाल चली गई है। पारिवारिक रिश्तों में इस्तेमाल। माता पिता अक्सर बच्चों पर यह तकनीक इस्तेमाल करते हैं। यदि कोई बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है तो सीधे कहने की बजाय यह कहा जाता है शायद तुम ये सवाल हल नहीं कर सकते, यह बहुत मुश्किल है। बच्चा प्रतिक्रिया स्वरूप अपनी क्षमता सिद्ध करने के लिए प्रयास करता है। यह बच्चों के आत्मसम्मान को ट्रिगर करता है और उन्हें अपनी आजादी साबित करने के लिए प्रेरित करता है। पर यह तकनीक हर बार सकारात्मक परिणाम नहीं देती। जब यह बार बार प्रयोग होती है तो बच्चा या व्यक्ति बार बार उन निर्णयों की ओर बढ़ता है जो केवल विरोध में लिए गए होते हैं, न कि तर्क पर आधारित। प्रेम और रिवर्स मनोविज्ञान। रिश्तों में इस तकनीक का प्रयोग सबसे खतरनाक होता है। कभी कभी एक साथी जानबूझकर खुद को कम महत्वपूर्ण दिखाता है ताकि दूसरा व्यक्ति चेस करे, या फिर कहा जाता है मुझे फर्क नहीं पड़ता ताकि सामने वाला इमोशनली असुरक्षित हो जाए और अधिक इन्वेस्ट करे। यह एक कंट्रोल मैकेनिज्म है डिस्गाइज्ड एज इंडिफरेंस। ऐसे रिश्तों में ऑटोनॉमी नहीं होती बल्कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होती है जहां दोनों पक्ष एक दूसरे के निर्णय को अपने सटल रेस्पॉन्सेस से मैनिपुलेट करते हैं। मार्केटिंग और सीमितता का भ्रम। ओनली 2 आइटम्स लेफ्ट इन स्टॉक, ऑफर वैलिड फॉर 24 आवर्स ओनली, नॉट फॉर एवरीवन, एक्सक्लूसिव एक्सेस। ये वाक्य केवल सूचना नहीं है, ये मानसिक चाल है। इनका उद्देश्य तुम्हें ऐसा महसूस कराना है कि तुम्हारी चॉइस सीमित की जा रही है। और जैसे ही तुम्हारा मस्तिष्क ये परसीव करता है रिएक्टेंस एक्टिवेट हो जाती है। तुम सोचते हो मुझे ये चाहिए, अभी चाहिए, क्योंकि कोई मुझसे इसे छीनने की कोशिश कर रहा है। ये स्ट्रैटेजी फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट से जुड़ी है, लेकिन उसकी जड़ में रिएक्टेंस थियरी ही है। राजनीति में रिवर्स प्रोग्रामिंग। राजनीतिक प्रचार में कई बार नेताओं द्वारा उत्तेजक बयान जानबूझकर दिए जाते हैं ताकि जनता का ध्यान असली मुद्दों से हटकर प्रतिक्रिया में लग जाए। मैं इसे बंद कर दूंगा जैसे बयान जनता में इंस्टेंट इमोशनल रिएक्शन पैदा करते हैं और उस रिएक्शन के माध्यम से ही पॉलिटिकल कैपिटल इकट्ठा किया जाता है। यह वही प्रिंसिपल है। पहले आपको एक धमकी दी जाती है, फिर आपको उस धमकी के खिलाफ खड़ा होने के लिए मोबिलाइज किया जाता है, लेकिन उस मोबिलाइजेशन को भी कोई और नियंत्रित कर रहा होता है। डोंट थिंक ऑफ अ पिंक एलिफेंट। अगर तुमसे कहा जाए गुलाबी हाथी के बारे में मत सोचो, तो तुम सबसे पहले किसके बारे में सोचोगे? गुलाबी हाथी। यह एक कॉग्निटिव फ्लॉ है।
जब तुम्हारे दिमाग को किसी कॉन्सेप्ट को अवॉइड करने को कहा जाता है, तो वह उस कॉन्सेप्ट को एक्टिवेट करता है। रिवर्स साइकोलॉजी भी इसी फ्लॉ पर आधारित है। मन से किसी चीज को हटाना उसे और ज्यादा दृढ़ता से स्थापित कर देता है। विज्ञापन और वर्जना की शक्ति, नॉट सेफ फॉर वर्क, इट ओनली, वॉच बिफोर इट्स डिलीटेड, ओनली फॉर सेलेक्टेड पीपल, ये स्टेटमेंट्स वास्तविक वैल्यू नहीं, बल्कि फॉरबिडन टैग के कारण आकर्षक लगते हैं। यह प्रिंसिपल पुरानी धार्मिक कहानियों से लेकर आधुनिक क्लिकबेट तक फैला हुआ है। हर बार जब कोई चीज वर्जित कहलाती है, तो उसका आकर्षण बढ़ जाता है, क्योंकि मस्तिष्क के लिए निषेध एक चुनौती है, और हर चुनौती को जीतने की प्यास इंसानी ईगो से निकलती है। खुद को सैबोटाज करना रिवर्स साइकोलॉजी का सबसे सटल और घातक रूप तब आता है जब व्यक्ति अपने आप से रिएक्टेंस में फंस जाता है। जब कोई जानता है कि उसे कोई चीज नहीं करनी चाहिए, लेकिन वह करता है केवल इसलिए कि मन कहता है, मुझसे कोई ये ना कहे कि मैं ये नहीं कर सकता। सेल्फ सैबोटाज, एडिक्शन, कंपल्सिव बिहेवियर, ये सब अनकंट्रोल्ड रिएक्टेंस की आउटपुट है। व्यक्ति बाहरी नियंत्रण से लड़ते लड़ते अंततः खुद को ही नियंत्रित करना बंद कर देता है। इससे बचने की शुरुआत, इस मानसिक जाल से बाहर निकलने के लिए पहली जरूरत है अवेयरनेस। जब भी तुम्हें लगे कि तुम किसी कार्य की ओर इम्पल्सिवली खींच रहे हो, ठहरो। अपने आप से पूछो, क्या मैं ये सच में करना चाहता हूं, या सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे मना किया गया था। हर प्रतिक्रिया को इच्छा मान लेना आत्मविनाश है। एक बार जब तुम यह अंतर समझ लेते हो कि तुम चुन रहे हो या रिएक्ट कर रहे हो, तभी तुम मानसिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ते हो। निष्कर्ष, रिवर्स साइकोलॉजी और रिएक्टेंस थ्योरी मस्तिष्क की स्वतंत्रता की प्रवृत्ति पर हमला करती है। ये तकनीकें तुम्हारे स्वाभाविक निर्णयों को विकृत करती है, तुम्हें वह करने के लिए मजबूर करती है जिसे तुम सामान्य रूप से नहीं करना चाहते थे। लेकिन जब तुम जान जाते हो कि कोई तुम्हारी सोच को विरोध के जरिए नियंत्रित कर रहा है, तो वह नियंत्रण समाप्त हो जाता है। सवाल अब यह है, क्या तुम वाकई वो कर रहे हो जो तुम करना चाहते हो, या सिर्फ वो कर रहे हो जिसे करने से रोका गया था? चैप्टर 4, डिसीजन डिस्टोर्शन विया रेफरेंस पॉइंट्स, एंकरिंग बायस प्लस फ्रेमिंग इफेक्ट। तुम अपने जीवन में जो भी निर्णय लेते हो, क्या वे वाकई स्वतंत्र और तार्किक होते हैं, या वे पहले से प्रस्तुत किए गए संदर्भों और भाषा के प्रभाव में लिए गए होते हैं? मनोविज्ञान हमें बार बार यह सिखाता है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया एक स्वतंत्र प्रक्रिया नहीं है। हमारा दिमाग संदर्भ के बिना निर्णय नहीं लेता, और जो संदर्भ हमें दिया जाता है वही निर्णय की दिशा तय करता है। इसे कहते हैं एंकरिंग बायस और फ्रेमिंग इफेक्ट। ये दोनों ट्रिक्स इतने चुपचाप काम करती है कि हम यह मान बैठते हैं कि हमारी राय हमारी है, जबकि वो सिर्फ क्लेवरली पेश की गई जानकारी की छाया होती है। एंकरिंग बायस पहली जानकारी बन जाती है तुम्हारा मापदंड। एंकरिंग बायस का मूल सिद्धांत है, पहला आंकड़ा तुम्हारी सोच की नींव रखता है। जब भी हम कोई निर्णय लेते हैं, चाहे वो कीमत तय करना हो, मूल्यांकन करना हो, या किसी स्थिति को समझना, हमारा दिमाग सबसे पहले जिस संख्या या सूचना से टकराता है वही उसकी सोच की सीमा बन जाती है। उदाहरण के लिए, अगर तुमसे कहा जाए इस जैकेट की असली कीमत R 5,000 थी, लेकिन अब यह सिर्फ R से 700 में मिल रही है, तो तुम्हें यह डील ज्यादा बेहतर लगेगी। लेकिन अगर कोई कहे यह जैकेट ROG 500 की है, तो तुम वही जैकेट कम मूल्यवान समझोगे। यहां फर्क सिर्फ संदर्भ का है, और यही संदर्भ तुम्हारे मस्तिष्क को एंकर कर देता है। मूर्खतापूर्ण सौदे, प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत सुपरमार्केट्स, ऑनलाइन डील्स और लिमिटेड टाइम ऑफर्स में एंकरिंग का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है। 50% ऑफ का मतलब अक्सर असली मूल्य से कोई लेना देना नहीं होता। वो मूल्य एक एंकर है जो तुमसे कहा गया ताकि तुम सोचो कि ये डील लाभदायक है।
तुम्हारा निर्णय खुद का नहीं होता, वह उस पहले आंकड़े से बंधा होता है जिसे तुमने देखा, सुना या पढ़ा। फ्रेमिंग इफेक्ट, कैसे शब्द तुम्हारे निर्णय बदलते हैं। अब अगर मैं तुमसे कहूं, एक, इस ऑपरेशन में 90% सफलता की संभावना है। दो, इस ऑपरेशन में 10% मृत्यु की संभावना है। दोनों आंकड़े एक जैसे हैं, लेकिन तुम्हारे दिमाग में उनकी छवि अलग होगी। तुम पहला वाक्य सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक मानोगे और संभवतः पहले विकल्प को चुनोगे। यह है फ्रेमिंग इफेक्ट। एक ही जानकारी जब अलग तरह से प्रस्तुत की जाती है तो उसका प्रभाव पूरी तरह बदल जाता है। निर्णय भाषा के नहीं, फ्रेमिंग के होते हैं। फ्रेमिंग का असर केवल भावनाओं तक सीमित नहीं होता, ये एक्चुअल बिहेवियर पर भी असर डालता है। अगर किसी रोग की दवा को यह कहकर पेश किया जाए कि इससे 90% लोग ठीक हो जाते हैं, तो लोग अधिक संभावना से उसका प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर कहा जाए कि 10% लोग मर सकते हैं, तो वही लोग उस दवा से डरेंगे। ये दिखाता है कि इंसान सच्चाई से नहीं, उसके पैकेजिंग से प्रभावित होता है। मीडिया फ्रेमिंग, नैरेटिव बनाना, सच्चाई नहीं। मीडिया में यही प्रभाव वेपन की तरह इस्तेमाल होता है। एक ही घटना को इस तरह फ्रेम किया जाता है कि जनता उसे अपनी मौलिक सोच मान लेती है। उदाहरण, पुलिस ने एक युवक को गोली मारी। पुलिस ने एक संदिग्ध अपराधी को मार गिराया। पहली हेडलाइन सहानुभूति जगाती है, दूसरी न्याय की भावना। घटना एक ही है, फ्रेमिंग अलग है, और इसी से लोगों की राय बनती है। कॉन्टेक्स्ट क्रिएट्स रियलिटी। एंकरिंग बायस और फ्रेमिंग इफेक्ट मिलकर तुम्हारे लिए एक इल्यूजन बनाते हैं, एक ऐसी झूठी वास्तविकता जिसमें तुम सोचते हो कि तुम्हारी राय तुम्हारी है, लेकिन वो राय असल में उस फ्रेमिंग का परिणाम होती है जिसे किसी और ने डिजाइन किया है। यह किसी विज्ञापन में हो सकता है, किसी न्यूज चैनल की भाषा में, किसी सरकारी स्कीम की प्रस्तुति में, या तुम्हारे सबसे करीबी रिश्तों में। रिलेशनशिप्स और एंकरिंग्स। कई बार कोई व्यक्ति जब पहली बार किसी इंसान से मिलता है तो उसका पहला इंप्रेशन इतना गहरा एंकर बन जाता है कि बाद में उस व्यक्ति की हर अच्छाई या बुराई उसी एंकर से जांची जाती है। अगर कोई शुरू में बहुत चामर हो तो बाद में की गई गलती यहां भी नजरअंदाज की जाती है। इसे ही कहते हैं एंकर बन जाना। रिश्तों में यह बायस इतना सटल होता है कि लोग टॉक्सिक व्यक्ति को भी आइडियल मानते रहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि शुरुआत अच्छी थी। निगोशिएशन में एंकरिंग का प्रभाव। कोई भी निगोशिएशन एंकरिंग से शुरू होती है। जिसने पहला ऑफर रखा उसने एक साइकोलॉजिकल युद्ध में पहला हथियार इस्तेमाल किया। वह पहला मूल्य, पहली शर्त, पहली सीमा दूसरी पार्टी की सोच को सीमित कर देती है। प्रोफेशनल निगोशिएटर्स इस बात को जानते हैं और इसलिए वे अपना एंकर बहुत सोच समझकर लगाते हैं। जो व्यक्ति एंकर सेट करता है वही बाकी बातचीत की दिशा तय करता है। तुम कैसे सोचते हो यह तुम तय नहीं करते। सबसे खतरनाक बात यह है कि एंकरिंग और फ्रेमिंग तुम्हें यह एहसास नहीं होने देते कि तुम मैनिपुलेटेड हो। तुम्हें लगता है मैंने सोचकर निर्णय लिया, पर अगर तुम्हें 50 की जगह 70 का एंकर दिया गया होता तो शायद तुम एक अलग निर्णय लेते। तुम्हारी सोच बाहरी संदर्भों के हिसाब से मोल्ड होती है और ये संदर्भ जानबूझकर डिजाइन किए गए होते हैं। इससे बाहर निकलना एक कठिन पर जरूरी रास्ता। जब भी कोई संख्या, कोई दावा, कोई फ्रेमिंग तुम्हारे सामने आए, उस पर रुककर विचार करो, क्या यह आंकड़ा तुलनात्मक है? क्या ये फ्रेमिंग भावनाओं को मैनिपुलेट करने के लिए चुनी गई है? अपने निर्णय को बार बार रीइवैल्यूएट करना डिस्कंफर्ट जरूर पैदा करता है, लेकिन यही डिस्कंफर्ट स्वतंत्रता की ओर पहला कदम है। निष्कर्ष, एंकरिंग बायस और फ्रेमिंग इफेक्ट हमारे निर्णयों को उस आधार पर मोड़ते हैं जिनका असल मुद्दे से कोई लेना देना नहीं होता। हम क्या खरीदते हैं, किसे चुनते हैं, किसे मानते हैं, ये सब पहले से तय संदर्भों और पैकेजिंग से प्रभावित होते हैं। और जब हम यह समझने लगते हैं कि हमारी सोच वास्तव में स्वतंत्र नहीं है, तभी हम सचमुच सोचने लगते हैं।
Chapter 5. Consistency Traps in Human Behavior. Foot in the door plus door in the face techniques. तुम एक निर्णय लेते हो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और अचानक तुम्हें पता चलता है कि तुम किसी ऐसे रास्ते पर पहुंच चुके हो जो कभी तुम्हारी मर्जी नहीं थी। फिर भी तुम वही रास्ता चुनते हो क्योंकि तुम एक बार शुरुआत कर चुके हो। इंसान का मस्तिष्क केवल सच की तलाश नहीं करता, वह एक सुसंगत कहानी गढ़ना चाहता है। यह सुसंगतता हमारी पसंद, राय, रिश्ते, विश्वास और व्यवहार को एक ऐसे जाल में बांध देती है जहां बदलाव का मतलब होता है अपनी ही पिछली पहचान को झुठलाना। इसी जाल को मनोविज्ञान में कहा जाता है कंसिस्टेंसी ट्रैप। इस ट्रैप को एक्टिवेट करने के दो सबसे प्रभावी तरीके हैं, फुट इन द डोर टेक्निक और डोर इन द फेस टेक्निक। ये दोनों तरीके हमारी मानसिकता के उस हिस्से का फायदा उठाते हैं जो पहले से चुने हुए को छोड़ने से डरता है। फुट इन द डोर टेक्निक जब छोटी हाँ बड़ी हाँ में बदल जाती है। इस तकनीक में सबसे पहले आपसे एक छोटा साधारण सा अनुरोध किया जाता है। तुम उसे स्वीकार कर लेते हो क्योंकि वह सरल और आसान लगता है। पर इसके बाद जब तुमसे एक बड़ा, अधिक मांग भरा अनुरोध किया जाता है तो तुम उसे ठुकरा नहीं पाते क्योंकि तुम्हारे दिमाग में यह विचार आ चुका होता है, मैं पहले भी हां कह चुका हूं। उदाहरण, अगर कोई तुमसे कहे कि क्या तुम हमारी एनजीओ का पैम्फलेट ले जाओगे, तुम सहमत हो सकते हो। कुछ दिन बाद वही व्यक्ति तुमसे कहे, अब क्या तुम हमारे लिए RS 500 डोनेट करोगे, तो तुम सोचते हो, मैं पहले पैम्फलेट लिया था, अब मना कैसे करूं। यह मानसिक जाल नहीं, मानसिक जिम्मेदारी बन चुकी होती है। दरअसल तुम खुद को साबित करना चाहते हो। फुट इन द डोर केवल दूसरों को मनाने का तरीका नहीं है, यह तुम्हारे आत्मसंवेदन, सेल्फ इमेज का उपयोग करता है। तुम किसी कार्य से सहमत होकर अपने आप को एक पहचान देते हो, मैं समाज सेवी हूं, मैं सकारात्मक हूं, मैं मदद करता हूं। अब जब तुमसे अगली बार बड़ा अनुरोध किया जाता है तो उसे ठुकराना तुम्हारे लिए अपने ही उस इमेज को तोड़ने जैसा लगता है, और इंसान अपने ही इंटरनल इमेज से लड़ना पसंद नहीं करता। यही ट्रिक कंपनियां भी करती हैं। फ्री ट्रायल, इंट्रोडक्टरी ऑफर, RS1 में सब्सक्रिप्शन, ये सब फुट इन द डोर के मॉडर्न वर्जन है। तुमने एक बार साइन अप किया, एक बार पेमेंट मेथड दिया, अब तुम साइकोलॉजिकली एंगेज्ड हो चुके हो। जब रिन्यूअल आएगा या प्रीमियम अनलॉक करने को कहा जाएगा, तुम रेजिस्ट नहीं कर पाओगे। तुम्हारा दिमाग कहेगा, अब तक इतना इन्वेस्ट कर चुके हैं, अब वापस कैसे जाए। इसे कहा जाता है कमिटमेंट बायस। डोर इन द फेस टेक्निक, पहले झटका दो, फिर राहत दो। इस तकनीक में तुम्हें पहले एक बड़ा, अतार्किक अनुरोध दिया जाता है जिसे तुम स्वाभाविक रूप से ठुकरा देते हो। फिर उसी के बाद एक अपेक्षाकृत छोटा, वाजिब अनुरोध सामने आता है जिसे तुम सहजता से स्वीकार कर लेते हो। उदाहरण, क्या तुम हमारे संगठन को अरब समझा डोनेट करोगे? नहीं। ठीक है। एरो 500 चलेगा? ठीक है, ये तो बहुत कम है। यहां दूसरा अनुरोध तुम्हें सहानुभूति नहीं बल्कि कंपैरेटिव रिलीफ देता है। पहले झटके के बाद दिमाग राहत को लॉजिकल मान लेता है। यह तकनीक गिल्ट और रिसिप्रोकेशन पर आधारित है। जब तुम किसी के बड़े प्रस्ताव को ठुकराते हो तो तुम्हें थोड़ा गिल्ट महसूस होता है। फिर जब वही व्यक्ति तुम्हारे गिल्ट को कम करने का एक तरीका देता है, तुम सहजता से हां कह देते हो। इसका इस्तेमाल सोशल इंटरेक्शंस, चैरिटी, सेल्स, कस्टमर सपोर्ट और यहां तक कि दोस्ती में भी होता है। रिश्तों में लगातार हां। कोई साथी तुमसे बार बार छोटी चीजें मांगता है, क्या तुम कॉल कर सकते हो? क्या तुम एक दिन के लिए मेरी मदद कर सकते हो? क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो? इन सब के बाद जब तुमसे कोई बड़ा फैसला मांगा जाता है, क्या तुम मेरे लिए अपना समय छोड़ सकते हो? क्या तुम मेरी जिंदगी में पूरी तरह शामिल हो सकते हो? तो तुम्हारा दिमाग ना नहीं कह पाता क्योंकि तुम पहले ही कई बार हां कह चुके होते हो। यह वास्तविक भावनात्मक निर्णय नहीं होता, यह एक्यूमुलेटेड पैटर्न की इनर्शिया होती है। यह केवल व्यवहार नहीं, पहचान बन जाती है। जब तुम एक ट्रेंड को फॉलो करने लगते हो, एक विचारधारा को अपनाते हो, एक समूह से जुड़ जाते हो,
तो धीरे धीरे वह हिस्सा तुम्हारी पहचान बन जाता है। अब उस विचारधारा या उस समूह की कोई गलती तुम्हारे सामने आए तो भी तुम उसे नकार नहीं पाते, क्योंकि अब वह सिर्फ विचार नहीं, तुम्हारा अस्तित्व बन चुका होता है। कंसिस्टेंसी बायस कहता है, मैं पहले यह था तो अब भी वही रहूंगा। और इसी कारण तुम खुद से भी झूठ बोलने लगते हो ताकि कहानी सुसंगत बनी रहे। क्यों इंसान बदलाव से डरता है? बदलाव का मतलब है कि तुम्हें मानना पड़ेगा कि तुम पहले गलत थे, और यह स्वीकार करना तुम्हारे आत्मसम्मान, तुम्हारी इमेज, तुम्हारी मेमोरी सबके खिलाफ जाता है। इसलिए इंसान अक्सर जहर को भी पहचानने के बावजूद पीता रहता है, क्योंकि उसने पहले उसे जीवन मान लिया था। कंसिस्टेंसी बायस तुम्हें रोकता है सोचने से, बदलने से, स्वीकारने से। इससे बाहर निकलने का मार्ग, हर निर्णय के पहले पॉज करो और पूछो, क्या मैं ये कर रहा हूं क्योंकि यह सही है, या सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने पहले ऐसा किया था? क्या मेरी सहमति स्वाभाविक है या सिर्फ इनर्शिया? जब तुम यह पहचान लेते हो कि कोई निर्णय सिर्फ पहले की गई शुरुआत के कारण हो रहा है, तब तुम उससे बाहर निकल सकते हो। कंसिस्टेंसी एक सुंदर गुण हो सकता है अगर वह सच पर आधारित हो, लेकिन जब कंसिस्टेंसी तुम्हें अपने ही झूठे रास्तों में बांधने लगे, तो वह मानसिक जाल बन जाती है। निष्कर्ष, फुट इन द डोर और डोर इन द फेस तकनीकें तुम्हारे व्यवहार की सुसंगतता की आदत का उपयोग करती है। तुम्हें लगता है कि तुम लगातार अपने सिद्धांतों पर चल रहे हो, पर असल में तुम लगातार अपने पुराने निर्णयों को डिफेंड कर रहे होते हो। और जब कोई व्यक्ति सिर्फ इसलिए किसी चीज को चुनता है क्योंकि वह पहले उसे चुन चुका है, तो वह स्वतंत्र नहीं है। अब सवाल यह नहीं है कि तुम क्या चुनते हो, बल्कि यह कि तुम क्यों चुनते हो। चैप्टर 6, इन्फ्लुएंस वाया एब्सर्ड ऑल्टरनेटिव्स, डिकॉय इफेक्ट प्लस पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। कभी तुमने ऐसा महसूस किया है कि कोई विकल्प जबरदस्ती तुम्हारे सामने सर्वश्रेष्ठ के रूप में रखा गया हो, या कभी इतनी ज्यादा पसंदों के बीच फंसकर तुम्हारा मन पूरी तरह थक गया हो और अंत में तुमने जो भी चुना उसे लेकर संतुष्ट नहीं हो पाए? यह निर्णय तुम्हारे अपने नहीं थे, यह निर्णय तुम्हारे लिए डिजाइन किए गए थे, उन विकल्पों की मदद से जो असल में विकल्प थे ही नहीं। यहां पर दो मनोवैज्ञानिक प्रभाव काम करते हैं, डिकॉय इफेक्ट और पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। ये दोनों तकनीकें तुम्हारी सोच को डायरेक्शन देने का काम करती है और तुम्हें ऐसा इल्यूजन देती है कि तुम स्वतंत्र रूप से चुन रहे हो, जबकि असल में तुम्हारा चुनाव पहले ही स्क्रिप्टेड होता है। डिकॉय इफेक्ट एक नकली विकल्प जो तुम्हें असली विकल्प की ओर धकेलता है। डिकॉय इफेक्ट तब होता है जब दो असली विकल्पों के बीच एक तीसरा, बेकार या बेवजह का विकल्प पेश किया जाता है, केवल इसलिए ताकि तुम एक विशेष विकल्प को ज्यादा बेहतर समझो। उदाहरण, तुमसे कहा जाए स्मॉल कॉफी आर 100, लार्ज कॉफी आर 180। अब तुम सोचते हो शायद स्मॉल ही सही है, लेकिन अब एक तीसरा विकल्प आता है, मीडियम कॉफी आर इज 1 को। अब तुम्हें लार्ज कॉफी सबसे मूल्यवान लगती है, क्योंकि सिर्फ आर एस 10 ज्यादा देकर तुम एक बड़ा कप ले सकते हो। मीडियम केवल एक डिकॉय था, उसकी उपस्थिति केवल इतनी कि तुम्हें लार्ज बेहतर लगे। यहां तुमने जो चुना वह स्वतंत्र निर्णय नहीं था, वह मैनिपुलेटेड प्रेफरेंस थी। यह इफेक्ट हर जगह है। सब्सक्रिप्शन मॉडल्स, प्रोडक्ट बंडल्स, इंश्योरेंस पॉलिसीज, फूड कॉम्बोस, हर जगह डिकॉय मौजूद है। उनका काम केवल कंफ्यूज करना नहीं है, बल्कि तुम्हारी सोच को एक प्री डिटर्मिन्ड विकल्प की तरफ धकेलना है। जो तुम्हें सबसे वैल्यूएबल लगता है वह असल में सबसे प्लान्ड होता है। विकल्पों की अधिकता, पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। अब एक दूसरी परिस्थिति सोचो, तुम एक स्टोर में घुसे और तुम्हें एक ही चीज के 50 विकल्प मिले, रंग अलग, साइज अलग, ब्रांड अलग। पहले तो एक्साइटमेंट, फिर डिसीजन फटीग और अंत में एंग्जाइटी। बैरी श्वार्ट्ज ने इसे कहा द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। विकल्प जितने ज्यादा होंगे, संतोष उतना ही कम होगा। तुम सोचते रहोगे, शायद मैंने गलत चुना, शायद कोई और विकल्प बेहतर था।
यह विकल्पों की स्वतंत्रता नहीं, विकल्पों की दुविधा है। अधिक विकल्प, कम खुशी। जब कोई व्यक्ति चुनता है तो वह केवल एक विकल्प नहीं अपनाता, वह बाकी सब विकल्पों को त्यागता है। जैसे ही विकल्पों की संख्या बढ़ती है, त्याग की संख्या भी बढ़ती है। इससे व्यक्ति को एक कांस्टेंट रिग्रेट और व्हाट इफ की भावना सताने लगती है। रिजल्ट, डिसीजन सेटिस्फैक्शन कम, मानसिक थकावट ज्यादा, सेल्फ ब्लेम अधिक, ओवर थिंकिंग लगातार। तुम खुद से नहीं, डिजाइन से हारते हो। डिकॉय इफेक्ट और पैराडॉक्स ऑफ चॉइस का मिला जुला प्रयोग तुम्हारे कॉग्निटिव कंट्रोल को कमजोर करता है। तुम एक प्लान डिकॉय से डायरेक्शन में धकेले जाते हो, फिर तुम्हें इतने विकल्प दिए जाते हैं कि तुम क्लैरिटी खो बैठते हो, और अंत में तुम वही चुनते हो जो ज्यादा फेमिलियर, ज्यादा शाइनी या ज्यादा पॉपुलर लगता है। रियलिटी, तुम्हारा निर्णय स्क्रिप्टेड था। इल्यूजन, तुम्हें लगता है तुमने फ्रीडम से चुना। ब्रांड्स कैसे इस तकनीक को वेपन की तरह इस्तेमाल करते हैं? प्रीमियम, प्रो एंड प्रो प्लस, बेसिक, स्टैंडर्ड एंड मोस्ट रिकमेंडेड, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। यह हायरार्की बेवजह नहीं है, यह एक सोचने की योजना है। प्रो प्लस या प्लैटिनम का मूल्य इतना नहीं होता, लेकिन एक डिकॉय टियर के कारण वह वैल्यूबल लगता है। तुम प्रीमियम नहीं चुनते क्योंकि वह अच्छा है, तुम उसे चुनते हो क्योंकि कंपैरिजन आर्टिफिशियली बनाया गया है। विकल्पों का भ्रम, केवल ऑप्शन लगते हैं। नेटफ्लिक्स पर स्क्रॉल करते हुए अगर तुमने आधे घंटे तक कुछ चुना ही नहीं, तो समझ लो कि तुम चॉइस फटीग के शिकार हो चुके हो। हर विकल्प एक इल्यूजन है, और तुम उसी इल्यूजन में अपनी क्लैरिटी खो चुके होते हो। कभी कभी सीमित विकल्प ज्यादा स्पष्टता देते हैं, और क्लैरिटी ही फ्रीडम होती है। रिलेशनशिप्स में भी विकल्पों की अधिकता का प्रभाव। डेटिंग एप्स, ओपन रिलेशनशिप्स, मल्टीपल टॉकिंग स्टेजेस, यह सब आधुनिक विकल्प आधारित समाज का हिस्सा है। जैसे जैसे विकल्प बढ़ते हैं, कमिटमेंट घटता है। एक भाव आता है, शायद इससे बेहतर कोई और होगा, और यह भावना तुम्हें किसी भी रिश्ते में गहराई से जुड़ने से रोकती है। यह निर्णय नहीं, भागदौड़ है। यह प्रेम नहीं, अनंत विकल्पों में उलझी हुई बेचैनी है। मनोवैज्ञानिक थकावट और विकल्पों का नियंत्रण। जैसे जैसे डिसीजन फटीग बढ़ती है, इंसान इंपल्सिव डिसीजंस लेने लगता है। इसका प्रयोग पॉलिटिकल मैसेजिंग, इंपल्सिव बाइंग, सोशल इंजीनियरिंग में किया जाता है। तुम थक चुके होते हो, और तुम्हें वही विकल्प सुकून देता है जो तुम्हारे लिए पहले से तैयार किया गया था। तुमने कोई रणनीति नहीं बनाई, तुम एक रणनीति का हिस्सा बन चुके होते हो। इससे बाहर निकलने की शुरुआत, जब भी तुम्हारे सामने 3 विकल्प हो, देखो क्या तीसरा विकल्प सिर्फ मौजूद है ताकि तुम दूसरे को बेहतर समझो? क्या कोई विकल्प बार बार मोस्ट पॉपुलर या बेस्ट वैल्यू की तरह पेश किया जा रहा है? क्या विकल्प इतने ज्यादा है कि तुम क्लैरिटी खो रहे हो? ऐसे हर मौके पर पॉज करो। कभी कभी सही निर्णय विकल्पों में नहीं, बल्कि सीमाओं में छुपा होता है। निष्कर्ष, डीकॉय इफेक्ट और पैराडॉक्स ऑफ चॉइस दिखाते हैं कि स्वतंत्रता की भावना इल्यूजन है। तुम्हें जितनी ज्यादा आजादी दी जाती है, उतना ही ज्यादा तुम नियंत्रित होते हो, क्योंकि इंसान क्लैरिटी चाहता है, और क्लैरिटी अक्सर प्रीडिफाइंड होती है। अब सवाल यह नहीं कि तुमने क्या चुना, बल्कि यह कि तुम्हारे लिए क्या पहले से चुना गया था। चैप्टर 7, इमोशनल ट्रिगर्स एंड सोशल प्रेशर। फोमो प्लस स्कैर्सिटी प्रिंसिपल प्लस सोशल प्रूफ। तुम कोई चीज नहीं चाहते थे, फिर भी तुमने उसे चुना। क्यों? क्योंकि तुम्हें डर था कि अगर तुमने अभी नहीं चुना तो कुछ खो दोगे, क्योंकि वह चीज अब कम बची है, क्योंकि सब लोग वही कर रहे हैं। यह निर्णय तुम्हारे तर्क का नहीं था, यह तुम्हारे भय, अधीरता और सामाजिक असुरक्षा का परिणाम था। यही है इमोशनल ट्रिगर और सोशल प्रेशर, आधुनिक मानसिक नियंत्रण की सबसे चालाक तकनीकें। 3 प्रभाव यहां मिलकर काम करते हैं: फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो, स्कैर्सिटी प्रिंसिपल और सोशल प्रूफ। ये तुम्हारी भावना, प्रतिक्रिया और आत्म संवेदन पर इस तरह प्रहार करते हैं कि तुम खुद सोचते हो, मैंने खुद चुना, जबकि तुमने सिर्फ फॉलो किया। फोमो, कुछ छूट जाने का डर। फोमो एक मनोवैज्ञानिक असहजता है।
जिसमें व्यक्ति को यह लगने लगता है कि अगर उसने तुरंत कोई निर्णय नहीं लिया तो वह कुछ महत्वपूर्ण खो देगा। यह डर वास्तविक से ज्यादा कल्पनात्मक होता है, लेकिन इसका प्रभाव इतना तीव्र होता है कि व्यक्ति इम्पल्सिवली निर्णय लेने लगता है। उदाहरण, लिमिटेड सीट्स अवेलेबल, ओनली फॉर फर्स्ट 100 यूजर्स, 24 आवर्स लेफ्ट। ये वाक्य तुम्हारे तर्क को नहीं, तुम्हारे भय को एक्टिवेट करते हैं। तुम सोचते हो, अगर मैंने अभी नहीं किया तो बाद में पछताना पड़ेगा। स्केर्सिटी प्रिंसिपल, कमी का भ्रम। जब कोई वस्तु या अवसर कम बताया जाता है तो उसका मूल्य बढ़ने लगता है, चाहे उसका असली मूल्य कुछ भी हो। यह ट्रिक उत्पादों, विचारों और यहां तक कि संबंधों पर भी लागू होती है। एक व्यक्ति तब ज्यादा डिजायरेबल लगने लगता है जब वह उपलब्ध नहीं होता। अवेलेबल फॉर अ लिमिटेड टाइम ओनली, एक्सक्लूसिव एक्सेस, इनविटेशन ओनली प्लेटफॉर्म। यह कथन वास्तविक सीमाओं पर आधारित नहीं होते। ये एक केयरफुली क्राफ्टेड इल्यूजन होते हैं ताकि स्केर्सिटी के जरिए तुम अपनी अर्जेंसी खो दो। स्केर्सिटी और मानवीय व्यवहार। इंसान एवोल्यूशनरी रूप से लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए प्रोग्राम्ड है। जैसे जैसे कोई वस्तु स्केर्स होती है, दिमाग उसे महत्वपूर्ण समझने लगता है। यही कारण है कि सपनों का घर, फ्लैश सेल, क्लब की वेटिंग लिस्ट जैसी चीजें हमारी समझ से बाहर मूल्य पर बिकती हैं। कभी कभी स्केर्सिटी केवल परसेप्शन होती है, लेकिन परसेप्शन ही तुम्हारा व्यवहार तय करता है। सोशल प्रूफ। सब वही कर रहे हैं। जब तुम किसी कैफे के बाहर भीड़ देखते हो तो तुम्हें लगता है कि वहां की कॉफी अच्छी होगी। जब कोई वीडियो लाखों लोगों ने देखा होता है तो तुम्हें लगता है कि वह अच्छा होगा। जब किसी व्यक्ति को हजारों लोग फॉलो करते हैं, तुम भी फॉलो करने लगते हो। यह है सोशल प्रूफ। जब हम अपने निर्णय को वैलिडेट करने के लिए भीड़ की तरफ देखते हैं, इसका उपयोग राजनीतिक प्रचार, धार्मिक आंदोलनों, मार्केटिंग और यहां तक कि सार्वजनिक नैतिकता में किया जाता है। सोशल मीडिया पर फॉर्मूला लागू होता है। जब कोई इन्फ्लुएंसर कहता है, ये वीडियो सब देख रहे हैं, मेरे पिछले पोस्ट पर इतने शेयर आए, अगर तुम इस ट्रेंड को मिस कर दोगे तो पछताओगे, तो वह केवल तुम्हारे लॉजिक से बात नहीं कर रहा होता। वह तुम्हारे बिलोंगिंगनेस, इनसिक्योरिटी और कंफॉर्मिटी को टारगेट करता है। तुम वही करना चाहते हो जो भीड़ कर रही है, ताकि तुम अलग न लगो। फोमो और पहचान का भ्रम। फोमो का सबसे सटल रूप तब आता है जब तुम कोई चीज इसलिए अपनाते हो क्योंकि तुम्हें लगता है, अगर मैंने नहीं चुना तो मैं पीछे छूट जाऊंगा। यह व्यक्तिगत चयन नहीं होता, यह सामूहिक डर होता है। तुम कोई कोर्स करते हो, कोई गैजेट खरीदते हो, कोई ट्रेंड अपनाते हो, सिर्फ इसलिए कि बाकी लोग वही कर रहे हैं। यह निर्णय स्वयं से नहीं, कंपैरिजन से पैदा होता है। विज्ञापन में तीनों का प्रयोग। एक प्रोडक्ट लॉन्च होता है, लिखा होता है ओनली 3 आइटम्स लेफ्ट, स्केर्सिटी। साथ में ओवर 10,000 पीपल ऑलरेडी परचेस्ड, सोशल प्रूफ। फिर सेल एंड्स इन 1 आवर, फोमो। तुम सोचते हो ये बहुत बड़ी डील है। असल में यह एक केयरफुली डिजाइंड इमोशनल ट्रैप है। यह ट्रिक एक इंस्टेंट इल्यूजन क्रिएट करती है, अर्जेंसी, स्कैर्सिटी और वैलिडेशन की। संबंधों में भी यही पैटर्न। जब कोई व्यक्ति कम अवेलेबल होता है तो तुम्हें वह ज्यादा कीमती लगता है। जब कोई रिश्ता एक्सक्लूसिव बनता है, तुम्हें लगता है कि यह अपॉर्चुनिटी रेयर है। जब तुम्हारे दोस्त किसी व्यक्ति के बारे में हाईली स्पीक करते हैं, तुम उसका परसेप्शन बदल लेते हो। यहां अट्रैक्शन का कारण उस व्यक्ति की क्वालिटीज नहीं, बल्कि उसके चारों ओर बनी साइकोलॉजिकल पैकेजिंग होती है। इमोशनल ट्रिगर्स और तर्कहीन निर्णय। इन प्रभावों का उद्देश्य तुम्हें सोचने नहीं देना है, बल्कि रिएक्ट करवाना है। जब तुम भावनात्मक दबाव में हो, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी घटती है। तुम बाद में सोच लेंगे वाली स्थिति में इंपल्सिव चॉइसेस कर बैठते हो। यही कारण है कि सेल्स, डील्स या अत्यधिक प्रचार के समय खरीदे गए डिसीजंस अक्सर रिग्रेट से भरे होते हैं। इससे बाहर निकलने की शुरुआत। जब भी कोई चीज बहुत लिमिटेड लगे, बहुत ज्यादा लोग उस पर हाइप कर रहे हो, या वह मिस मत करो जैसे संदेश के साथ पेश की जाए, तो खुद से पूछो,
क्या मैं इससे वाकई जुड़ाव महसूस करता हूं या मैं सिर्फ डर से प्रभावित हूं? क्या मैं सोचकर निर्णय ले रहा हूं या घबरा कर? सच ये है, जो तुम्हारा है वह किसी डर से भागकर नहीं जाएगा। जो नहीं है वह किसी भी भीड़ की वैलिडेशन से तुम्हारा नहीं हो जाएगा। निष्कर्ष, फोमो, स्केर्सिटी और सोशल प्रूफ तुम्हारे भावनात्मक नर्वस सिस्टम को हाईजैक करते हैं। तुम्हें महसूस तक नहीं होता कि तुम क्यों किसी चीज की तरफ खींचे चले जा रहे हो, लेकिन तुम जाते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम कुछ खो दोगे। पर जो तुम खोते हो वह डिसीजन मेकिंग की क्लैरिटी है, स्वतंत्रता नहीं। अब सवाल ये नहीं कि लोग क्या कर रहे हैं, बल्कि यह कि क्या तुम सोचकर कर रहे हो। चैप्टर 8, सेल्फ डिसेप्शन एंड मेंटल कंफर्ट। कॉग्निटिव डिसोनेंस प्लस जस्ट वर्ल्ड बायस। कभी कभी हम सच को जानते हैं, फिर भी उसे मानने से इनकार करते हैं। कभी कभी हम जानते हैं कि हमने गलती की है, फिर भी हम उसे सही ठहराने लगते हैं। क्यों? क्योंकि सच्चाई तकलीफ देती है और झूठ में आराम होता है। मानव मस्तिष्क केवल तथ्य नहीं चाहता, वह मन की शांति चाहता है। अगर सच्चाई मन को अस्थिर करती है, तो दिमाग उसे तोड़ मरोड़ कर ऐसा बना देता है कि वह स्वीकार्य लगने लगे। यही है सेल्फ डिसेप्शन, आत्मछल, और इसकी दो सबसे गहरी मनोवैज्ञानिक जड़ें हैं, कॉग्निटिव डिसोनेंस और जस्ट वर्ल्ड हाइपोथेसिस। यह अध्याय दिखाएगा कि तुम खुद को क्यों धोखा देते हो और क्यों यह धोखा तुम्हारी रक्षा भी करता है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें अंधा भी बना देता है। कॉग्निटिव डिसोनेंस, जब तुम्हारा दिमाग खुद से टकराता है। कॉग्निटिव डिसोनेंस उस मानसिक असुविधा को कहा जाता है जो तब होती है जब तुम्हारी दो मान्यताएं, विचार या व्यवहार एक दूसरे से विरोध करते हैं। उदाहरण, तुम मानते हो कि झूठ बोलना गलत है, लेकिन तुमने किसी से झूठ बोल दिया। अब तुम्हारा मस्तिष्क असहज हो जाता है क्योंकि तुम्हारा व्यवहार और विश्वास मेल नहीं खा रहे। इस असहजता को खत्म करने के लिए तुम या तो अपने व्यवहार को बदलते हो या अपने विश्वास को एडजस्ट करते हो। अक्सर लोग अपने विश्वास को एडजस्ट करते हैं। मैंने झूठ इसलिए बोला क्योंकि स्थिति ही ऐसी थी। मैंने किसी का बुरा नहीं किया, बस बचने की कोशिश की। यह डिफेंस मैकेनिज्म है, अनकंफर्टेबल रियलिटी से बचने का एक सहज उपाय। सेल्फ जस्टिफिकेशन, जब तुम खुद को मैनिपुलेट करते हो। हर बार जब कोई व्यक्ति अपनी गलती के लिए कोई कारण ढूंढता है, तो वह केवल बाहरी दुनिया को नहीं समझा रहा होता, वह खुद को समझा रहा होता है। तुम सोचते हो, मैंने यह इसलिए किया क्योंकि मेरे पास और कोई चारा नहीं था। लेकिन सच्चाई यह हो सकती है कि तुमने कन्वीनियंस चुना, कावर्डिस दिखाया या सिर्फ इंपल्सिव रिएक्शन दिया। फिर भी तुम अपने भीतर यह नैरेटिव बनाते हो कि मैं सही था। यही नैरेटिव तुम्हारे मानसिक आराम को बनाए रखता है, लेकिन सच्चाई से तुम्हें दूर करता है। जस्ट वर्ल्ड हिपोथेसिस, दुनिया को न्यायपूर्ण मानने का भ्रम। यह धारणा कहती है कि दुनिया एक ऐसी जगह है जहां अच्छे लोगों को अच्छा और बुरे लोगों को बुरा मिलता है। यह मान्यता बहुत आरामदायक है क्योंकि इससे लगता है कि अगर मैं अच्छा हूं तो मेरे साथ अच्छा होगा। लेकिन यह धारणा सच्चाई को स्वीकार करने में बाधा बनती है। जब किसी के साथ कुछ बुरा होता है, जैसे किसी पीड़िता के साथ अपराध, तो लोग कहते हैं उसने कुछ तो किया होगा, शायद वह गलत जगह पर थी, वो ध्यान रखती तो ऐसा नहीं होता। यह विक्टिम ब्लेमिंग इसलिए होता है क्योंकि जस्ट वर्ल्ड हाइपोथेसिस को बचाना ज्यादा आसान लगता है, बजाय इस सच्चाई को स्वीकार करने के कि दुनिया कभी कभी अन्यायपूर्ण भी होती है। यह मानसिक ढांचा तुम्हें सच्चाई से बचाता है। कॉग्निटिव डिसोनेंस और जस्ट वर्ल्ड बायस दोनों तुम्हारे दिमाग को वह सुरक्षा कवच देते हैं जिसमें अनकंफर्टेबल थॉट्स को एलिमिनेट किया जा सके। तुम सोचते हो, अगर मैंने ये रिलेशन छोड़ दिया तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा, इसलिए मैं खुश हूं। अगर मैं नौकरी बदल दूंगा तो रिस्क बढ़ेगा, शायद यही ठीक हो। अगर मैं गलती मान लूंगा तो सब मुझे गलत समझेंगे, तो शायद गलती मेरी थी ही नहीं। ये सारी बातें सच्चाई से बचने के तर्क हैं, लेकिन तुम्हारे लिए
साइकोलॉजिकली बेरेबल होती है। रियल लाइफ में कॉग्निटिव डिसोनेंस के उदाहरण, स्मोकिंग करते हुए कोई कहे, मैं हेल्दी हूं, मुझे कुछ नहीं होगा। घटिया रिलेशनशिप में रहकर कोई कहे, हर रिश्ता परफेक्ट नहीं होता। धोखाधड़ी करने के बाद कोई कहे, सब ऐसा करते हैं, मैं अकेला नहीं हूं। ये सभी तर्क उस डिस्कंफर्ट को जस्टिफाई करने की कोशिश है जो सच के साथ आता है। तुम सच्चाई से नहीं भाग रहे होते, तुम अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखने की कोशिश कर रहे होते हो। ये सब बेहोशी में नहीं, पूरी अवेयरनेस के साथ होता है। सेल्फ डिसेप्शन एक कॉन्शियस एफर्ट होता है। तुम्हें पता होता है कि तुम बहाना बना रहे हो, लेकिन वह बहाना तुम्हें सुरक्षित महसूस कराता है। यह तुम्हारे आत्मसम्मान, रिश्तों और सामाजिक स्थिति को बचाने का तरीका बन जाता है। पर जैसे जैसे यह आदत बनती है, तुम असली समस्याओं से और दूर होते जाते हो। फॉल्स मॉरल सुपीरियोरिटी, जब तुम दूसरों को जज करके खुद को बचाते हो, कॉग्निटिव डिसोनेंस का एक और डिफेंस होता है। दूसरों को गलत साबित करके खुद को सुपीरियर महसूस करना। मैं तो कम से कम ऐसा नहीं करता, उसने जो किया उससे तो मैं कहीं बेहतर हूं। लोगों में नैतिकता ही नहीं बची। यह सेल्फ राइचसनेस तुम्हारे अंदर गिल्ट को दबा देती है, लेकिन वह गिल्ट जड़ से नहीं मिटता। वह छुपता है, सड़ता है और अंततः तुम्हारी सोच को विकृत करता है। सोशल मीडिया और सेल्फ डिसेप्शन, तुमने ऐसा देखा होगा, कोई व्यक्ति ऑनलाइन लगातार पॉजिटिविटी और मोटिवेशन की बात करता है, जबकि उसका निजी जीवन टूट रहा होता है। यह एक कंस्ट्रक्टेड रियलिटी है, जहां व्यक्ति खुद को वह दिखा रहा होता है जो वह होना चाहता है, न कि जो वह वास्तव में है। यह सिर्फ दूसरों को दिखाने का माध्यम नहीं, खुद से भागने का तरीका भी होता है। सच्चाई स्वीकारना क्यों इतना कठिन होता है? क्योंकि सच्चाई से पहले ईगो टूटती है। क्योंकि सच्चाई इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन पैदा करती है। क्योंकि सच्चाई तुम्हारी बनी हुई कहानी को बिगाड़ देती है, और इंसान अपनी कहानियों को टूटने नहीं देना चाहता, चाहे वे झूठी ही क्यों ना हो। इससे बाहर निकलना दर्दनाक लेकिन जरूरी। हर बार जब तुम कुछ जस्टिफाई करने लगो, रुको, क्या तुम वास्तव में सही हो या बस आरामदायक स्थिति बनाए रखने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम अपनी सोच को एग्जामिन कर पा रहे हो या बस डिफेंड कर रहे हो? जब तुम डिसोनेंस को पहचान लेते हो, तभी तुम सच्चाई की ओर पहला कदम बढ़ाते हो। सच से भागना आसान है, लेकिन उस भागने की कीमत तुम्हारी क्लैरिटी, ऑनेस्टी और मानसिक आजादी है। निष्कर्ष, सेल्फ डिसेप्शन तुम्हारे अंदर का एक ऐसा जाल है जिसमें तुम खुद को सुरक्षित रखने के लिए सच को मोड़ते हो। कॉग्निटिव डिसोनेंस और जस्ट वर्ल्ड हिपोथेसिस तुम्हें सच्चाई से दूर लेकिन मानसिक शांति के करीब ले अन जाते हैं। एक नकली शांति जो असल संकट को और गहरा कर देती है। अब सवाल यह नहीं है कि तुम क्या मानते हो, बल्कि यह कि तुम क्यों मानते हो। चैप्टर 9, एक्सपेक्टेशन इंजीनियरिंग, पिग्मेलियन इफेक्ट प्लस गोलेम इफेक्ट प्लस स्पॉटलाइट इफेक्ट। तुम उतने ही काबिल हो जितनी उम्मीदें तुमसे की जाती है, और जितना तुम सोचते हो कि लोग तुम्हें देख रहे हैं, हकीकत में कोई तुम्हारी ओर देख भी नहीं रहा। मानव व्यवहार पर सबसे बड़ा प्रभाव दूसरों की उम्मीदों और अपनी परसीव्ड विजिबिलिटी का होता है। कभी कभी तुम खुद को सफल बना देते हो केवल इसलिए कि किसी ने तुमसे उम्मीद की थी, और कभी तुम बर्बाद हो जाते हो क्योंकि किसी ने पहले ही मान लिया था कि तुम असफल हो जाओगे। इस अध्याय में हम 3 गहरे मनोवैज्ञानिक प्रभावों को समझेंगे, पिग्मेलियन इफेक्ट, गोलेम इफेक्ट और स्पॉटलाइट इफेक्ट। तीनों दिखाते हैं कि तुम्हारी वास्तविकता अक्सर तुम्हारी नहीं होती, वो दूसरों की दृष्टि से घड़ी जाती है। पिग्मेलियन इफेक्ट, जब विश्वास ही परिणाम बन जाता है। पिग्मेलियन इफेक्ट कहता है कि जब कोई इंसान दूसरे से उच्च प्रदर्शन की उम्मीद करता है, तो सामने वाला वाकई बेहतर प्रदर्शन करता है। यह सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी की एक मनोवैज्ञानिक शाखा है। यह सिद्धांत पहली बार 1968 में रोजेंथॉल और जैकबसन के स्कूल प्रयोग में सामने आया, जहां टीचर्स को बताया गया कि कुछ स्टूडेंट्स इंटेलेक्चुअल ब्लूमर्स हैं, जबकि असल में वे रैंडम थे।
साल के अंत तक उन बच्चों का प्रदर्शन बेहतर हो चुका था, केवल इसलिए क्योंकि टीचर्स को लगा था कि वे बेहतर है। यानी जब तुमसे कोई विश्वास करता है, तो तुम्हारा दिमाग उस विश्वास को सच साबित करने के लिए एक्टिवेट हो जाता है। मानसिक प्रणाली कैसे बदलती है? जब कोई तुमसे उम्मीद करता है, तो तुम्हारे भीतर इन बदलावों की शुरुआत होती है। आत्मविश्वास बढ़ता है, असफलता का डर कम होता है, रिस्क लेने की क्षमता बढ़ती है, स्थिरता में भी प्रयास का स्तर बढ़ जाता है। दूसरों की सकारात्मक धारणाएं एक साइकोलॉजिकल स्कैफोल्डिंग की तरह काम करती है, जो तुम्हारे अंदर की संभावनाओं को बाहर लाती है। गोलेम इफेक्ट। जब नकारात्मक उम्मीदें तुम्हें तोड़ देती है, गोलेम इफेक्ट इसका विपरीत है। जब कोई व्यक्ति मान लेता है कि तुम असफल हो जाओगे, तो तुम वाकई असफल हो सकते हो। रिपीटेड डाउट, सटल निग्लेक्ट और लो एक्सपेक्टेशंस तुम्हें अंदर से हॉलो कर देती है। ये सबसे अधिक परिवारों, स्कूलों और कार्यस्थलों में दिखता है, जहां बच्चे, विद्यार्थी या कर्मचारी केवल इसलिए पिछड़ जाते हैं क्योंकि उनसे किसी ने कभी उम्मीद नहीं की। ये एक्सटर्नल नेगेटिविटी इंटरनल रियलिटी बन जाती है। सामाजिक असमानता और गोलेम इफेक्ट। अगर कोई व्यक्ति लगातार सुनता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारी जाति, वर्ग, समाज के लोग आगे नहीं बढ़ते, तुम्हें वो काबिलियत नहीं है, तो वो व्यक्ति धीरे धीरे उसी नैरेटिव को स्वीकार कर लेता है और उसका पूरा जीवन उस उम्मीद का परछाई बन जाता है। यह केवल विश्वास की कमी नहीं, यह आइडेंटिटी का पतन है। स्पॉटलाइट इफेक्ट। जब तुम सोचते हो कि सब तुम्हें देख रहे हैं। स्पॉटलाइट इफेक्ट वह भ्रम है जिसमें व्यक्ति को लगता है कि उसके हर कदम, हर गलती, हर कपड़ा, हर बात सब देख रहे हैं। असल में लोग अपने ही जीवन में इतने उलझे होते हैं कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता। तुम सोचते हो, सब मुझे जज कर रहे होंगे, अगर मैंने गलती की तो सब देखेंगे, मेरी साइलेंस भी नोटिसेबल है। यह भ्रम सोशल एंग्जाइटी को जन्म देता है और परफॉर्मेंस पर भारी दबाव बनाता है। यह भ्रम क्यों पैदा होता है? क्योंकि व्यक्ति अपनी चेतना से ही दूसरे की चेतना को मापने लगता है। तुम अपने विचारों, भावनाओं और इनसिक्योरिटीज को इतनी क्लैरिटी से महसूस करते हो कि तुम मान लेते हो कि दूसरों को भी उतनी ही क्लैरिटी है। परंतु ये एक कॉग्निटिव एरर है। लोग तुम्हें ऑब्जर्व नहीं कर रहे, वे खुद को बचाने और दिखाने में व्यस्त हैं। व्यक्तिगत विकास में इन तीनों का सम्मिलित प्रभाव। यदि तुम किसी ऐसे माहौल में हो जहां लोग तुमसे विश्वास के साथ व्यवहार करते हैं, तुम ग्रो करोगे। पिगमेलियन। अगर तुम्हें निरंतर डाउट, तिरस्कार या उपेक्षा झेलनी पड़े, तुम सिकुड़ जाओगे। गोलेम। और अगर तुम हमेशा सोचो कि दुनिया तुम्हें देख रही है, तो तुम रिस्क नहीं लोगे, एक्सप्लोर नहीं करोगे। स्पॉटलाइट। तीनों प्रभाव मिलकर तुम्हारे आत्मनिर्माण की प्रक्रिया को दिशा देते हैं। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स। एक छात्र जो मीडियोकर था, लेकिन उसे प्रतिभाशाली कहा गया, तो वह वाकई प्रतिभा दिखाने लगा। एक एम्प्लॉय जिसे हर बार अंडर एस्टिमेट किया गया, वह इवेंचुअली एवरेज बन गया क्योंकि उससे कोई उम्मीद ही नहीं थी। एक लड़की जो स्टेज पर बोलने से डरती है क्योंकि उसे लगता है कि सब उसकी गलती पर हंसेंगे, जबकि ऑडियंस ने कुछ सुना भी नहीं। हर उदाहरण में एक्सटर्नल परसेप्शन ने इंटरनल रियलिटी बना दी। सामाजिक व्यवस्थाएं कैसे इन प्रभावों को हथियार बनाती है? स्कूल में, समाज में, न्याय व्यवस्था में ये तीनों प्रभाव गहराई से काम करते हैं। कुछ जातियों या वर्गों को लो एक्सपेक्टेशन के साथ देखा जाता है, जिससे उनकी पॉसिबिलिटीज दब जाती है। कुछ एलिट वर्ग के बच्चों को शुरू से बताया जाता है कि वे लीडर हैं और वे उसी नैरेटिव को जीने लगते हैं। संस्थान किसी को ट्रबल मेकर टैग कर देते हैं और वो व्यक्ति अंततः ट्रबल मेकर ही बन जाता है। ये केवल सामाजिक कंडीशनिंग नहीं, ये साइकोलॉजिकल प्रोग्रामिंग है। व्यक्तिगत जीवन में बदलाव की शुरुआत। अब सवाल ये नहीं है कि दूसरे तुमसे क्या उम्मीद करते हैं, बल्कि ये कि तुमने उनकी उम्मीदों को कितना एब्सॉर्ब कर लिया है। क्या तुमने खुद को किसी और की नेगेटिव उम्मीदों के अनुसार डिफाइन कर लिया है? क्या तुम अपनी क्षमता से ज्यादा डरते हो क्योंकि कहीं कोई तुम्हारे फेलियर को देख रहा है?
क्या तुमने अपने ग्रोथ को दूसरों की नजरों में फंसा रखा है? जब तुम इन सवालों का सामना करते हो, तुम अपने नैरेटिव को रीराइट करने की शुरुआत करते हो। निष्कर्ष, एक्सपेक्टेशन इंजीनियरिंग कोई कल्पना नहीं, यह बिहेवियरल रियलिटी है। दूसरों की नजर से जो देखा जाता है, वही धीरे धीरे तुम्हारी सेल्फ इमेज बन जाता है। और जब सेल्फ इमेज ही ब्लूप्रिंट बन जाए, तो उससे बाहर निकलना सबसे कठिन न हो जाता है। अब सवाल यह नहीं कि तुम कौन हो, बल्कि यह कि तुम्हें किसने क्या मान लिया है और तुमने उस बात को कितना सच मान लिया है। चैप्टर 10, फ्लॉड परसेप्शंस ऑफ सेल्फ एंड अदर्स। हेलो इफेक्ट, हॉर्न इफेक्ट, डनिंग क्रूगर इफेक्ट, फॉल्स कंसेंसस बायस। तुम सोचते हो कि तुम लोगों को ठीक से समझते हो। तुम मानते हो कि तुम्हारा मूल्यांकन निष्पक्ष और स्पष्ट होता है। तुम यह भी मानते हो कि तुम खुद को सही तरह से जानते हो। पर यह सब भ्रम है। इंसानी दिमाग किसी भी इंसान को देखने से पहले ही निर्णय ले लेता है, केवल कुछ संकेतों, भावों या पुराने अनुभवों के आधार पर। और खुद को आंकने में इंसान सबसे ज्यादा गलत होता है। यह अध्याय 4 सबसे गहरे कॉग्निटिव बायसेस को उजागर करेगा, जो तुम्हारी परसेप्शन को रोजाना विकृत करते हैं। हेलो इफेक्ट, हॉर्न इफेक्ट, डनिंग क्रूगर इफेक्ट और फॉल्स कंसेंसस बायस। ये प्रभाव तुम्हें खुद से, दूसरों से और वास्तविकता से दूर ले जाते हैं और तुम्हें यह भी महसूस नहीं होने देते कि तुम गलत हो। हेलो इफेक्ट, जब एक गुण बाकी सब छिपा देता है। हेलो इफेक्ट तब होता है जब किसी व्यक्ति की एक अच्छी विशेषता, जैसे सुंदरता, आत्मविश्वास या व्यवहार, बाकी सभी विशेषताओं पर हावी हो जाती है। उदाहरण, अगर कोई सुंदर है तो तुम मान लेते हो कि वह समझदार भी होगा। अगर कोई आत्मविश्वासी है तो तुम सोचते हो कि वह नेतृत्व करने लायक भी होगा। अगर कोई अच्छा बोलता है तो तुम सोचते हो कि वह ईमानदार भी होगा। यह बायस परसेप्शन की क्लैरिटी को धुंधला कर देता है। तुम व्यक्ति नहीं देख रहे होते, तुम अपने इल्यूजन को देख रहे होते हो। हॉर्न इफेक्ट, जब एक कमी सब बर्बाद कर देती है। हॉर्न इफेक्ट इसका उल्टा है। अगर किसी व्यक्ति में कोई एक कमी दिखे, जैसे गुस्सैल स्वभाव, अजीब कपड़े या कम बोलना, तो तुम मान लेते हो कि वह बाकी मामलों में भी दोषपूर्ण होगा। उदाहरण, वह सही से बात नहीं करता, शायद वह असभ्य है। वह क्लास में कम बोलता है, शायद उसे कुछ आता ही नहीं। वह काम पर देर से आया, शायद वह आलसी है। तुम पूरे इंसान को एक दोष के आधार पर परिभाषित कर देते हो, बिना जाने कि वह दोष उसका संपूर्ण चित्र नहीं है। दोनों प्रभाव कैसे आत्म मूल्यांकन को प्रभावित करते हैं। जब तुम अपनी किसी एक अच्छी क्वालिटी पर गर्व करने लगते हो, तो तुम मान लेते हो कि तुम बाकी मामलों में भी उतने ही अच्छे हो। यह डेंजरस ओवर कॉन्फिडेंस को जन्म देता है। और जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर कोई एक कमजोरी है, तो तुम खुद को पूरी तरह से अयोग्य समझ लेते हो। तुम खुद को संतुलित रूप से नहीं देखते, बल्कि फ्रैगमेंटेड और एग्जैजरेटेड रूप में। डनिंग क्रूगर इफेक्ट, जब अज्ञानी खुद को जीनियर सा समझते हैं। डनिंग क्रूगर इफेक्ट एक कॉग्निटिव इल्यूजन है, जिसमें कम ज्ञान या कम क्षमता रखने वाला व्यक्ति अपनी काबिलियत को अत्यधिक आंकता है। कमजोर व्यक्ति यह मानता है कि वह बहुत जानता है, क्योंकि उसे यह भी नहीं पता कि वह क्या नहीं जानता। यह प्रभाव खास तौर पर सोशल मीडिया, डिबेट, शिक्षा और नेतृत्व की भूमिकाओं में दिखता है, जहां सबसे तेज और आत्मविश्वासी लोग असल में सबसे कम जानकारी वाले होते हैं। जो लोग वास्तव में ज्ञानी होते हैं, वे अधिक संदेहशील, शांत और आत्मनियंत्रित होते हैं। क्यों यह प्रभाव इतना खतरनाक है? क्योंकि यह समाज में लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग को विकृत करता है। जो व्यक्ति लाउड होता है, ओवर कॉन्फिडेंट होता है, वह आगे आता है, और जो सच में केपेबल होता है, वह पीछे रह जाता है। इससे समाज उन लोगों द्वारा निर्देशित होने लगता है जिन्हें अपने भ्रम की भी समझ नहीं होती। फॉल्स कंसेंसस बायस, जब तुम सोचते हो कि सब तुम्हारे जैसे सोचते हैं, यह बायस कहता है कि लोग अपनी राय, पसंद और दृष्टिकोण को सामान्य मानते हैं।
और सोचते हैं कि ज्यादातर लोग भी ऐसा ही सोचते होंगे। अगर तुम किसी विचार से सहमत हो तो तुम मान लेते हो कि समाज भी वही सोच रहा है। अगर तुम्हें लगता है कि कोई ट्रेंड सही है तो तुम मानते हो कि सभी लोग ऐसा ही सोचते होंगे। ये सोशल आइसोलेशन को कम करता है पर परसेप्शन को बिगाड़ देता है। ये बायस ग्रुप थिंक को जन्म देता है। जब हर व्यक्ति यह मानने लगता है कि बाकी लोग भी मेरी तरह सोचते हैं तो डिसेंट खत्म हो जाता है। इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव गायब हो जाता है। समूह में तर्क, आलोचना और वैकल्पिक सोच दब जाती है और एक सुपरफिशियल यूनिटी बनती है जो अंततः कोलैप्स की ओर ले जाती है। ये चारों प्रभाव मिलकर तुम्हारी दुनिया को कैसे शेप करते हैं। हीलो और हॉर्न इफेक्ट तुम्हें दूसरों को देखने से पहले ही जज करने पर मजबूर करते हैं। डनिंग क्रूगर इफेक्ट तुम्हें खुद को गलत तरीके से आंकने के लिए प्रेरित करता है। फॉल्स कॉन्सेंसस बायस तुम्हें यह सोचने पर मजबूर करता है कि तुम्हारी राय यूनिवर्सल है। इन सब का मिला जुला प्रभाव यह है कि तुम्हारा परसेप्शन एक कंस्ट्रक्टेड फिक्शन बन जाता है जो सच्चाई से बहुत दूर होता है। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, एक कैरिस्मेटिक नेता जिसने कुछ इंप्रेसिव बातें की, अब उसकी हर बात सही लगने लगी। हेलो, एक कॉलीग जो सोशली ऑकवर्ड है, उसे इनकॉम्पिटेंट मान लिया गया। हॉर्न, एक नौसिखिया जिसने 2 किताबें पढ़ ली, अब वह सब पर अपनी राय थोपने लगा। डर्निंग क्रूगर, तुम सोचते हो कि जो तुम्हें सही लगता है वही सबको सही लगता होगा। फॉल्स कंसेंसस, इन चारों ने मिलकर एक ऐसा मनोवैज्ञानिक इकोसिस्टम बना दिया है जिसमें सच्चाई केवल परसेप्शन का परिणाम बन चुकी है। इससे बाहर निकलने की शुरुआत, जब तुम किसी को आंकने लगो, रुक जाओ, क्या तुम्हें सच में उसके बारे में सब पता है या सिर्फ एक संकेत से तुमने सब तय कर लिया। जब तुम खुद को बेहतरीन या बेकार समझो, रुक जाओ, क्या तुम वाकई जान रहे हो कि तुम कौन हो या सिर्फ अपने ही इल्यूजन्स को दोहरा रहे हो। जब तुम्हें लगे कि सब लोग मेरी तरह सोचते हैं, रुक जाओ, क्या तुमने सच में लोगों से पूछा है या बस अपने विचार को यूनिवर्सल मान लिया है। इस आत्म पहचान की प्रक्रिया कठिन है, असुविधाजनक है, पर यही एकमात्र रास्ता है सच्चे बोध की ओर। निष्कर्ष, तुम जिस दुनिया को देखते हो वह तुम्हारे परसेप्चुअल फिल्टर से होकर आई है। हेलो, हॉर्न, डनिंग क्रूगर और फॉल्स कंसेंसस, ये चारों तुम्हारे सोचने की प्रक्रिया को गहराई से प्रभावित करते हैं। जब तक तुम इन भ्रमों को पहचानते नहीं, तुम अपने ही अवचेतन की मेज में घूमते रहोगे। अब सवाल ये नहीं है कि तुम क्या देखते हो, बल्कि ये कि तुम्हारी आंखें क्या देखने के लिए तैयार की गई है।